स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने वाली जिसका नाम है डीप माइंड। ब्रिटेन की कंपनी है, साल 2010 में बनी थी, लेकिन यूएसए जो है उसने ब्रिटेन की डीप माइंड कंपनी को कैप्चर किया और नया नाम दिया गूगल डीप माइंड। तो गूगल डीप माइंड की स्थापना कब हुई है? दरअसल में 2014 से अब गूगल डीप माइंड कंपनी एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी और इसी घटनाक्रम में सिर्फ 2 साल ही गुजरते हैं, मतलब 2016। तो 2016 में गूगल डीप माइंड कंपनी जो है वो एक प्रोग्राम बनाती है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अल्फासो प्रोग्राम याद रखेंगे। और ये जो अल्फासो प्रोग्राम होता है, इसने उस समय के एक बहुत महान व्यक्ति होते हैं सीडोल, उनको दरअसल में हरा दिया। तो सोचिए, मशीन के जरिए इंसानी विवेक हार रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक के जरिए दरअसल में ह्यूमंस हार रहे हैं। सेम इसी तरह से साल 2017 में गूगल डीप माइंड कंपनी ने एक चेस प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है अल्फा जीरो। तो अल्फा जीरो चेस प्रोग्राम में भी एआई टेक्नोलॉजी डाली गई और अल्फा जीरो चेस प्रोग्राम का मुकाबला करवाया गया उस समय के सबसे बेहतर चेस प्लेयर से जिसका नाम है स्टॉकफिश। कहानी फिर इस बार, या पासा फिर इस बार मशीनों के पक्ष में गया। कहने का सीधा सा मतलब है कि एक बार फिर से इंसान पर मशीन की जीत हुई। मतलब स्टॉकफिश भी हारे 2017 में, सीडॉल भी हारे 2017 में, और ये दोनों के दोनों व्यक्तियों की हार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो प्रोग्रामों के जरिए हुई। पहला है अल्फा गो और दूसरा है अल्फा जीरो। अब यहां पर मैंने अल्फा गो प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बात बताई है कि अल्फा गो एक ऐसा चेस से रिलेटेड प्रोग्राम था, याद रखेंगे, जिसको 30,000 से ज्यादा चालों से प्रशिक्षित किया गया था। कहने का सीधा सा मतलब है कि शतरंज में 64 खाने होते हैं। 64 खाने में आप अपनी जो है वो जो गोटियां होती हैं, जो अपनी चीजें होती हैं, है ना, वो आप चल सकते हैं। तो आप खुद देखिए 30 मिलियन से अधिक चालें सिखाई गई थी इस प्रोग्राम में कि कब कौन सा मोहरा सामने वाला चलेगा, तो एआई टेक्नोलॉजी से आप उसका बचाव कैसे करेंगे। तो ये है दरअसल में गूगल डीप माइंड कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि। याद रहेगा ये चीज। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अल्फा गो प्रोग्राम किसने बनाया, अल्फा जीरो चेस प्रोग्राम किसने बनाया, गूगल डीप माइंड ने बनाया। कौन कौन से व्यक्ति हारे, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इनके बारे में। एक व्यक्ति है सामने आप देख रहे हैं, इनका नाम है स्टीफन हॉकिंस। ये एक बहुत बड़े अंतरिक्ष विज्ञानी हैं। मोटर न्यूरॉन बीमारी से इनकी डेथ हुई। दरअसल में मोटर न्यूरॉन बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो जेनेटिकली एज वेल एज मेंटली होती है, मतलब आनुवांशिक विकार भी है और मानसिक विकार भी है। और इसी बीमारी के कारण ये जो बंदा है ये कभी भी स्टैंड बाय मोड पर नहीं रहा, हमेशा व्हील चेयर पर बैठा मिला, या व्हील चेयर पे हमेशा बैठे बैठे ही दरअसल में इसने अपने प्राण त्यागे। तो यही व्यक्ति जिसका स्क्रीन पे आप चित्र देख रहे हैं, स्टीफन हॉकिंस, ये बहुत बड़े अंतरिक्ष विज्ञानी हैं। एक बार इनसे ही पूछा गया कि एआई टेक्नोलॉजी के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो स्टीफन हॉकिंस साहब का कोट है कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से मशीनों को बुद्धिमान बनाया जाएगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का मेन मकसद मशीनों को बुद्धिमान बनाना है, तो यदि मशीनें बुद्धिमान होने लगेंगी तो मशीनें अपनी खुद की बुद्धि, अपने खुद के विवेक से इंसानी सभ्यता को आने वाले कुछ समय में नष्ट कर देंगी। और जैसा कि आपने रोबोट मूवी में लास्ट में देखा था कि उस रजनीकांत जो चिट्टी था उसने कितना गदर मचाया था। तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। अब सवाल पैदा ये होता है कि साल 1956 में वो सबसे पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने एआई शब्द दिया था। तो नाम है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी की नज़र में एआई का मतलब होता है कि मशीनों में इंसानों के जैसी सोचने की क्षमता डालना,
इंसानों के जैसे समझने की क्षमता डालना, मशीनों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता डालना। तो इस तरह से यदि मशीनों के अंदर इंसानी विवेक को प्रेषित कर दिया जाए, यदि मशीनों के अंदर इंसान की बौद्धिक संपदा को प्रेषित कर दिया जाए, मशीनों के अंदर इंसान की सोचने समझने की क्षमता को डाल दिया जाए, तो फिर मशीनें इंटेलिजेंट हो जाएंगी। और यही एआई टेक्नोलॉजी का मेन एम है। तो सवाल पैदा ये होता है कि किस तरह के तरीके से हम मशीनों को इंटेलिजेंट बनाएंगे, मशीनों के अंदर ऐसा क्या चीज रिफिल करेंगे, या मशीनों के अंदर ऐसा क्या सॉफ्टवेयर लगाएंगे, क्या प्रोग्राम लगाएंगे। तो सबसे पहले मशीनों को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो लैंग्वेजेस के फॉर्म में दिए जाएंगे, और लैंग्वेजेस के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शन है वो या तो ट्रांजिस्टर के जरिए, या तो आईसी चिप के जरिए, या तो फिर माइक्रो प्रोसेसर के जरिए मशीन के अंदर पहुंचेंगे, और फिर मशीन उन इंस्ट्रक्शन को लेके फंक्शन करेगी। तो कहने का सीधा सा मतलब हुआ ये कि ये जो जॉन मैकार्थी आप देख रहे हैं, इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर की एक भाषा बनाई थी जिसका नाम है लिस्ट प्रोसेसर। और लिस्ट प्रोसेसर भाषा जो है, इसी को कंप्यूटर मतलब मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए सबसे पहले जॉन मैकार्थी साहब ने यूज किया था। लेकिन यहाँ और भी कुछ भाषाएं आपको दिख रही होंगी, जैसे प्रोलॉग दिख रही होगी, है ना, आपको दिख रही होगी कोबॉल दिख रही होगी, आपको फोर्ट्रॉन दिख रही होगी, आपको लिस्क दिख रही होगी, एल्गल दिख रही होगी, और पास्कल दिख रही होगी। ये सभी के सभी दरअसल में कंप्यूटर की भाषाएं हैं, या इन्हीं को हम कह सकते हैं मशीनी भाषाएं हैं, है ना, मतलब मशीन से संबंधित लैंग्वेजेस हैं। तो मशीनों के अंदर जब उनको हम इंटेलिजेंट बनाएंगे तो इन भाषाओं का उपयोग करके उनके अंदर कोड डाले जाते हैं, और फिर मशीनें उस कोड को, इन लैंग्वेजेस के कोड को समझकर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं वो सामने मैंने लिख दी हैं। सबसे पहला आपको मुझे बताना है प्रोलॉग जो लैंग्वेज है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है। तो ये आप याद रखेंगे, प्रोलॉग का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लिस्प टेक्निक। लिस्प दरअसल में कंप्यूटर की एक भाषा है, इसका फुल फॉर्म, अच्छा जल्दी से बताइए, लिस्ट प्रोसेसर होता है कि लिस्ट प्रोसेसिंग होता है? इसके पहले मैंने लिस्ट प्रोसेसर बोला और यहां मैंने लिस्ट प्रोसेसिंग लिखा है। आप फटाक से कमेंट करके मुझे बताइए, या चाहिए तो अपने मोबाइल का यूज कर सकते हैं, बताइए कि लिस्प जो कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज थी या मशीनी पहली भाषा का नाम लिस्ट प्रोसेसर है कि लिस्ट प्रोसेसिंग है। और आपके द्वारा दिया गया आंसर ही राइट आंसर हम कंसीडर मानेंगे। इसके बाद फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन में फॉर्मूला से फॉर लिया और ट्रांसलेशन से माफी चाहता ट्रांसलेशन से ट्रॉन लिया, तो फोर्ट्रॉन ये पूछे जाते हैं आपसे। फिर कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक ऑफ द लॉजिक, और ये फ्रांस के एरन कोलमेरोर की दरअसल में द्वारा डिजाइन लैंग्वेज है। इस तरह से जावा का फुल फॉर्म जावा स्क्रिप्ट ही होता है। एंड देन एल्गल का फुल फॉर्म होता है अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। तो ये जो वन लाइनर फैक्ट है ये आपको जरूर पढ़ने हैं और इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अब शुरू करते हैं कहानी कि एआई टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब ये चीज मीन्स में हमारे बहुत काम आएगी, प्रीलिम्स में तो यदि आपको समझ में आ गया है कि इंसानी स्वविवेक को यदि मशीनों के अंदर डालें, इंसान के जैसे सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता यदि मशीनों के अंदर चली जाए, किसकी मदद से? कंप्यूटर की लैंग्वेज की मदद से। और कंप्यूटर की लैंग्वेज को इनके जरिए कोड किया जाएगा। किन के जरिए? बहुत सारे ट्रांजिस्टर, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर ही मिलकर बनाते हैं आईसी चिप। और अगर ये दोनों के दोनों ना हो तो फिर हम माइक्रो प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ये आपने शायद सुना भी होगा प्रोसेसर, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। आईसी चिप 3rd जनरेशन कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है, और ट्रांजिस्टर 2nd जनरेशन कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता है। गुड मॉर्निंग राजू, गुड मॉर्निंग बेटा जी। तो जो भी मशीनी लैंग्वेज हैं उनको कोड करके इनके अंदर डाला जाता है।
ये चीज एकदम क्लियर हुई। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 नहीं, करोड़ों माइक्रो प्रोसेसर लिए जाते हैं, करोड़ों माइक्रो प्रोसेसर लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये आईसी चिप आप देख रहे हैं, और बहुत सारे आईसी चिप के मिलने से ही दरअसल में माइक्रो प्रोसेसर बनते हैं, जो दरअसल में स्पीड देते हैं, जो डाटा देते हैं, जिस वजह से मशीनें काम करती हैं। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि यदि ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीनों के अंदर डाल दिया जाए, इंसान के सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता मशीनों के अंदर यदि आ गई, तो इसी को हम एआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसके बारे में तो हमने शुरू में बात भी करी थी। अब बिल्कुल सही समय आ गया है इसको फाइनल समझाने का। अच्छे से समझ लीजिए, मुझे पता है आपको पता है, मेरी आदत बार बार रिकॉल कराने की होती है, तो एक बार फिर से फाइनल। बुद्धिमत्ता के 2 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, जब कोई मनुष्य अपने दिमाग की सहायता से, तो जब कोई मनुष्य अपने मस्तिष्क की सहायता से न्यूरॉनों का उपयोग करके समस्याओं को सुलझाता है, परेशानियों से बाहर निकलता है, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। लेकिन जब कोई मशीन, मैंने कई बार बताया है ये चीज, मशीन का मतलब होता है या तो कंप्यूटर की तरफ इशारा और या तो फिर रोबोट की तरफ इशारा। तो यदि कोई मशीन जिसमें माइक्रो प्रोसेसर हो, जिसमें आईसी चिप हो और जिसमें ट्रांजिस्टर हो, और ये तीनों के तीनों जो चीजें होती हैं ये अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बस इतनी सी है कि यदि मशीनों को भी बुद्धिमान बनाया जाए तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो अब शायद आपको ये पता चल गया होगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पार्ट्स लगते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी चिप और ट्रांजिस्टर, और इन्हीं पार्ट्स के अंदर भाषा जो होती है, चाहे वो फोर्ट्रॉन हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे लिस्प हो, वो कोड करी जाती है। और इस तरह से फिर मशीन जो है उनके अंदर ये चीजें होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन आपने मशीन के अंदर दिए हैं, जो ट्रांजिस्टर में है, जो माइक्रो प्रोसेसर में है, मशीन फिर वैसा रिजल्ट प्ले करती हैं। अब यहां पर जो सामने आप चीज देखेंगे ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, पहले मेरी बात ध्यान से समझिए। ये जो आप पहला चित्र देख रहे हैं, ये पहला चित्र दरअसल में टी फॉर ट्रांजिस्टर का है। अगर हम कंप्यूटर की जनरेशन पर गौर करें, तो कंप्यूटर की जनरेशन पर जब हम गौर करते हैं तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से लेके आज कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को हम जी रहे हैं। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी को अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो इसी में आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक। मतलब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एआई टेक्नोलॉजी क्या है, तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। लेकिन यदि हम बात करें कि कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो साल 1940 से शुरू हुई 1956 तक, इसमें हम क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। दरअसल में वैक्यूम ट्यूब का काम होता था डाटा को स्टोर करने का काम, डाटा को प्रोसेस करने का काम। लेकिन वैक्यूम ट्यूब में थोड़ी सी हीट यदि ज्यादा होती तो वह ब्रेक हो जाती, तो जिससे पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता था। इसी वजह से वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर कुछ समय बाद सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हम लेकर आए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का दौर चला 1955 से लेके 1963 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटरों में हमने यूज करना शुरू किया ट्रांजिस्टर से भी बेहतर चीज, जिसका नाम है आईसी चिप। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आईसी चिप की इमेज देख रहे हैं। तो याद रखेंगे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आईसी चिप। फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी तरह से सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ट्रांजिस्टर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से ही जो कंप्यूटर हैं वो काफी फास्ट वर्किंग कर पाते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि ट्रांजिस्टर क्या है। तो कंप्यूटर की जो सेकेंड जनरेशन है उसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर। तो वही ट्रांजिस्टर जिसकी खोज साल 1948 में की गई थी। 3 साइंटिस्ट आपको दिख रहे होंगे। उन 3 साइंटिस्टों में पहला नाम है जॉन बार्डीन, दूसरे का नाम है सॉकले, विलियम सॉकले, और लास्ट में एक पर्सन है जिसका नाम है वॉल्टर।
तो ये आपको याद रखने हैं कि खोज कब हुई और कौन कौन से साइंटिस्टों ने करी। जनरली अर्धचालकों के बनाए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही सबसे सुपीरियर अर्धचालक या सेमीकंडक्टर हैं जिनको ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हैं। लेकिन यदि हम बहुत सारे ट्रांजिस्टरों को आपस में मिक्सअप करें तो फिर जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है उसी को कहते हैं आईसी चिप, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी चिप जो है याद रखेंगे ये साल 1958 में आविष्कृत किया गया था जे.एस. किल्वी के द्वारा। और जे.एस. किल्वी के द्वारा इस चीज के आविष्कृत होने से ही कंप्यूटर जिनका साइज पहले टेनिस के ग्रास कोर्ट जितना बड़ा होता था, क्रिकेट मैदान तो हालांकि बहुत बड़ी चीज हो गई, जनरली क्रिकेट की जो पिच होती है उतने बड़े बड़े साइज के कंप्यूटर हुआ करते थे। लेकिन आईसी चिप के आने के बाद कंप्यूटरों का साइज कम हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण या आधुनिक कंप्यूटरों का जो साइज है वो मिनिमाइज होता है किसकी वजह से? आईसी चिप की वजह से होता है। और इन आईसी चिप को सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सेमीकंडक्टर अर्धचालकों की मदद से बनाया जाता है और जे.एस. किल्वी दरअसल में इनके खोज करता है। तो ये थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास क्या है, जरा इस पर भी हम नजर डालते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में किन किन साइंटिस्टों ने कब कब कौन कौन सी बातें बोली हैं। तो चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि एआई टेक्नोलॉजी को इंसान ने खोजा है जब वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन को स्टार्ट कर रहा था। तो कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, याद रखेंगे, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की सबसे बड़ी विशेषता निकल कर सामने आई है एआई टेक्नोलॉजी। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं कि कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की दुनिया को सबसे बड़ी देन कौन सी है? एआई टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की देन वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी की देन ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी की देन आईसी चिप, चौथी पीढ़ी की देन माइक्रो प्रोसेसर, 5वीं पीढ़ी की देन है हमारा एआई टेक्नोलॉजी। अब आप देखिए साल 1945 में जापान की हालत क्या थी। एटम बम गिरा था, लिटिल बॉय और फैटमैन, 6 तारीख को 9 तारीख को। साल 2019 में आप देखिए कि किस तरह से जापान ने अपने को बहुत जल्दी से रीबिल्ड कर लिया। यही जापान जो इतिहास के पन्नों में साल 1945 में दम तोड़ चुका था, 2019 में यही जापान एक बार फिर से उठकर खड़ा हो गया। इसी जापान ने, याद रखेंगे यही हमारा आंसर है, यही जो जापान है, इसी जापान ने सबसे पहले कंप्यूटरों में जब 5th जनरेशन चल रही थी, तो 5th जनरेशन जब चल रही थी और बात है साल 1981 की, और यही है साल 1981 क्वेश्चन, एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। मतलब एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे पहले किसने किया है? जापान ने। किस सन में किया? साल 1981 में किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद सामने आप स्क्रीन पर एक व्यक्ति का इमेज देख रहे हैं। इनका नाम है क्रिस्टोफर स्ट्रेची। इनका नाम है बंदे का क्रिस्टोफर स्ट्रेची। और ये क्रिस्टोफर स्ट्रेची जो बंदा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, ये क्रिस्टोफर स्ट्रेची, ये ब्रिटेन के दरअसल में कंप्यूटर साइंटिस्ट है। तो इन्होंने क्या किया, एक गेम बनाया था, याद रखेंगे ये गेम जो था, इस गेम का नाम है चेकर ड्राफ्ट, या इसको कहते हैं चेकर्स प्रोग्राम। बिल्कुल ये चेस के जैसे, बस फर्क इतना है कि चेस में जो आपकी गोटियां हैं वो सीधी तो चलती हैं, लेकिन सीधी के साथ में साइड में भी चल सकती हैं। इस गेम में जो ये गोटियां हैं ये सीधे सीधे आगे ही बढ़ेंगी। तो लोगों की बोरियत को दूर करने के लिए, लोगों के खाली समय को पाटने के लिए दरअसल में चेकर्स गेम दरअसल में खेलने के लिए, या चेकर्स गेम को खेलने के लिए एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम। और चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम को आज बड़े आराम से आप अपने मोबाइल में खेलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट किया गया और बड़े आसानी से लोग जो हैं चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम का उपयोग कर सकते थे। और इस चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम में सबसे मजेदार बात यह थी कि एक तरफ आप होते थे
जो गेम खेल रहे हो, और जो दूसरी तरफ होता था वो कंप्यूटर का सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम होता था, चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम, ये आपके साथ गेमिंग करता था। तो कई बार स्टार्टिंग में ये काफी मजेदार था कि जब आप चालें चलते हैं तो आपके अगेंस्ट में कंप्यूटर चाल चलता है। और कई बार इस कहानी में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर मतलब इंटेलिजेंट मशीन जीत भी जाती हैं। तो ये वही चीज है कि एक प्रोग्राम है चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके कारण इंसान की स्टार्टिंग में बोरियत मिटी थी। अब इसके बाद एक बंदे का नाम आप देख रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटर का जनक वही व्यक्ति है जो ब्रिटेन में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पिता भी माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलन ट्यूरिंग की। एलन ट्यूरिंग ने ही सबसे पहले यह बताया था पूरी दुनिया को कि मशीनों के अंदर भी बुद्धिमत्ता लाई जा सकती है, मतलब मशीनें भी इंसानों के जैसे सोच सकती हैं, समझ सकती हैं। और उनका इशारा मशीन का मतलब है कंप्यूटर की तरफ था। मतलब मशीनों में भी सवाल जवाब करने का गुण पैदा करवाया जा सकता है, और निश्चित रूप में ये गुण अगर पैदा करवाया जा सकता है, उनके अंदर आईक्यू डेवलप किया जा सकता है, उनके अंदर तर्क बुद्धि लाई जा सकती है, तो फिर मशीनें नॉर्मल नहीं होंगी, फिर वो इंटेलिजेंट मशीनें मानी जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि मशीनों में भी तर्क बुद्धि लाई जा सकती है, किसका कथन है? एलन ट्यूरिंग का कथन है। क्या रहेगा ये चीज? इनके बाद एक व्यक्ति आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसका नाम है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन का कहना है कि मशीनें, स्पेशली यहां मशीन का मतलब उनका इशारा है कंप्यूटर की तरफ, तो जो कंप्यूटर हैं वो भी मनुष्यों की तरह सोच सकते हैं, मनुष्यों की तरह डिसीजन ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो हर्बर्ट साइमन का कहना है कि कंप्यूटर भी मशीन है, वो इंसानों की तरह सोच भी सकते हैं, इंसानों की तरह डिसीजन भी ले सकते हैं। तो इस बंदे का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इस बंदे का? हर्बर्ट साइमन। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब इसके बाद एक सबसे खतरनाक चीज जो ऑलरेडी आपको पता है, हम कई बार पढ़ चुके, और एक बार फिर से फाइनली आप ये चीज देख लो तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फाइनल में साल है 1956, व्यक्ति का नाम है जॉन मैकार्थी, यूएसए के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप करी थी, लिस्ट प्रोसेसर, और लिस्ट प्रोसेसर भाषा की मदद से इन्होंने अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया था। याद रहेगा। तो मशीनों को इंसानों के जैसा बुद्धिमान बनाने के लिए एआई टेक्नोलॉजी यूज की जानी चाहिए, ये सबसे पहले ख्यालात थे एलन ट्यूरिंग के। और एलन ट्यूरिंग ने साल 1956 में ही बता दिया था, डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में, जब वो यूएसए में संबोधित करने गए थे एक कॉलेज को, जो दरअसल में इंजीनियरिंग का कॉलेज था। उसमें उन्होंने बता दिया था कि निकट भविष्य में जो इंडस्ट्रियां होती हैं, इंडस्ट्रियों में सामान को उठाने वाली चीजें होती हैं, रोड मतलब सड़क, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, व्हीकल, लोगों का घर, कंप्यूटर, मतलब कभी भी किसी भी क्षेत्र में यदि कोई भी मशीन यूज हो रही है, कोई भी मशीन यदि यूज हो रही है, तो आप बिलीव करिए कि उस मशीन के अंदर एआई टेक्नोलॉजी डालकर उस मशीन को इंटेलिजेंट बिल्कुल बनाया जा सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो। आज स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, रक्षा का क्षेत्र है, इकोनॉमी का क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में इंटेलिजेंट मशीनें एआई टेक्नोलॉजी के जरिए अपना काम कर रही हैं। तो ये है दरअसल में एलन ट्यूरिंग का कहना। अब यहां जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपके लिए सीधे सीधे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बहुत आराम से जो जो चीजें आपको बताता चल रहा हूं, प्लीज आप उसको टिक करते चलिएगा। आप देख लीजिएगा आपको चीजें प्रिपेयर हैं कि नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है, साल 1966 में एक चैटबोर्ड बना था। चैटबोर्ड का मतलब जो आपसे बातचीत कर सकता था, उसमें एआई टेक्नोलॉजी डली हुई थी, नाम है एलिजा। और एलिजा चैटबोर्ड को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है जोसेफ वेइज़नबाम, या जोसेफ वेइज़नबाम। तो ये आपको याद रखना है। साल 1966 में एक चैटबॉट बना, एलिजा नाम है उसका, और उसमें एआई टेक्नोलॉजी थी। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे पहला ह्यूमनाइड रोबोट कौन सा था,
तो दुनिया का सबसे पहला ह्यूमनॉइड रोबोट था वाबोट वन, जापान की वासेदा यूनिवर्सिटी की हेल्प से यह बनाया गया था। ये हमने कंप्यूटर में पढ़ा था, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ, सम्मेलन मतलब बहुत सारे राष्ट्रों के प्रतिनिधि आए होंगे जो टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, तो साल 1980 में अमेरिका ने एसोसिएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। और वो किस विश्वविद्यालय में, किस यूनिवर्सिटी में किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। ये आपको याद नहीं रखना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब 1997 इंपॉर्टेंट है, IBM कंपनी इंपॉर्टेंट है, डीप ब्लू इंपॉर्टेंट है जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। उस समय के ग्रैंड मास्टर शतरंज के हैं गैरी कास्परोव, उनको दरअसल में हराया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर जो है नाम है IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया डीप ब्लू, उसने किसे हराया था? तो याद रखेंगे गैरी कास्परोव को हराया था। 2002 में क्या हुआ है? पहला वैक्यूम क्लीनर जिसका नाम है रूम्बा, इसमें AI टेक्नोलॉजी डाली गई थी ताकि ये घरों की साफ सफाई बहुत अच्छे से कर सके अपने खुद के इंटेलिजेंस का यूज करके। फेसबुक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने भी AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया 2006 से। अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग YouTube पर जाते होंगे और आपने कोई टॉपिक सर्च किया, जैसे आपने सर्च किया कि हॉरर मूवीज, तो आपने एक बार हॉरर मूवी सर्च करी है ना, तो अगली बार जब आप कुछ समय के बाद फिर से अपना मोबाइल फोन उठा के YouTube की गैलरी पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको मल्टीपल हॉरर मूवी की चॉइस मिलने लगती है। या एक बार यदि YouTube पर आपने पेटीएम जो है उसका या वाईफाई का पासवर्ड कैसे पता करें, तो फिर आप देखते हैं कि अगली बार जब आप फिर से YouTube पर ओपन करना, एक्सेस करना शुरू करते हैं, है ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलने लगते हैं। मतलब आपके टेस्ट को समझने लगा है दरअसल में आपका मोबाइल, आपका YouTube, किसकी मदद से? AI टेक्नोलॉजी की मदद से। और आज के समय पे तो आप इंटरनेट की दुनिया में यदि शूज ज्यादा सर्च करते हैं, शर्ट ज्यादा सर्च करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज्यादा सर्च करते हैं, तो जो AI टेक्नोलॉजी उस सिस्टम में इनबिल्ट है या जिस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस साइट पे आप चीजें खोज रहे हैं, वो साइट आपको सबसे पहले उसी के रिजल्ट शो कराती है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब यदि मैं आपसे पूछूं 2011 में क्या हुआ था, तो 2011 में IBM वाटसन, दरअसल में एक प्रोग्राम आया था जो हेल्थ रिलेटेड जटिल क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकता था, और ये भी AI टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से बेस्ड था। 2014 में एक चैटबॉट आया जिसका नाम है यूजीन गॉसमैन, और यूजीन गॉसमैन ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रतियोगिता जीत थी। अब ये ट्यूरिंग टेस्ट क्या है मैं आपको आगे बताता हूं, है ना। और इस तरह से प्रोजेक्ट डिबेटर ने 2 मास्टर डिबेटर, ये आप देख लेना, ये नहीं पूछेंगे। और ड्यूप्लेक्स जो है ये गूगल का AI प्रोग्राम है, इसको जरूर आप याद रखेंगे कि गूगल का AI प्रोग्राम का नाम क्या है? ड्यूप्लेक्स। आप ध्यान से सुनेंगे। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले यहां पर एक व्यक्ति आपको दिख रहा है जो अपने सब्जेक्ट में महारत लिए हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री का कोई बहुत बेहतर जानकार बंदा है। ये एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर है जिसमें AI टेक्नोलॉजी डाली गई है। दोनों को निबंध लिखने के लिए दिया गया कि आप चलिए अकबर पर निबंध लिखिए। दोनों ने अपना अपना निबंध लिखना शुरू किया। तो जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति की जो बुद्धिमत्ता है वो कैसी बुद्धिमत्ता है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है। और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जो है वो नेचर ने दी है, प्रकृति ने दी है। अरे हाँ यार ना। और मशीन के अंदर जो बुद्धिमत्ता डाली गई है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। एक टेस्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? जैसे इन्होंने भी निबंध लिखा, इन्होंने भी निबंध लिखा, तो जनरली हम ये मानते हैं कि जो इंसानी बुद्धिमत्ता है, मतलब प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, ये 100% होगी। ये सबसे बेस्ट ये लिखेंगे लेख को।
अब इनका लेख हो गया 100%, और मशीन ने भी लिखा है अकबर के बारे में, है ना, इंटेलिजेंट मशीन ने भी अकबर के बारे में लिखा। तो कंपैरिजन किया जाता है कि एक इंटेलिजेंट मशीन ने भी अकबर के बारे में जो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति है इसके मुकाबले कितना बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश की है। मतलब जो एआई टेक्नोलॉजी वाले इस सिस्टम ने जो रिजल्ट दिया है या लेख लिखा है वो 60% समकक्ष है, 70% समकक्ष है, 80% समकक्ष है, 90% समकक्ष है, या प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से परे ही लेख लिख दिया है इस मशीन ने या कंप्यूटर सिस्टम ने। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि एआई मशीन या एआई इंटेलिजेंट मशीन जो है ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से कितनी बेहतर है, यदि ये जानना है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ट्यूरिंग टेस्ट। सो ट्यूरिंग टेस्ट जो है याद रखेंगे आप लोग, ये साल 1950 में, और एक टर्निंग टेस्ट होता है ये भी साल 1950 में आया था। तो साल 1950 में दो टेस्ट आए थे, ट्यूरिंग टेस्ट भी आया था और टर्निंग टेस्ट भी आया था। आप अच्छे से देख लीजिए, एआई टेक्नोलॉजी को यदि हमको मापना है मशीनें कितनी इंटेलिजेंट है, यदि ये हमको समझना है, तो हर एआई टेक्नोलॉजी वाली मशीन का ट्यूरिंग टेस्ट किया जाता है, और ट्यूरिंग टेस्ट के दम पर ही प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामना कराकर हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो ये मशीन है इंटेलिजेंट मशीन ये कितनी बेहतर हुई है इससे। याद रहेगा ये चीज आपको? अच्छा, अब इसके बाद जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको वहां पढ़ाई थी ये एक बार यहां पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कायरो क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग ये फटाक से बता देंगे कि सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। दरअसल में भारत की एक रोबोटिक प्रयोगशाला है जिसकी स्थापना साल 1986 में हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है, और रोबोटिक के क्षेत्र में और रोबोट के अंदर एआई टेक्नोलॉजी डालने के लिए जो ये संस्थान है या जो ये लेबोरेटरी है ये लगातार काम कर रही है। और कायरो जो है ये डीआरडीओ का एक अमूलभूत घटक है। यह हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि डीआरडीओ के अंतर्गत कायरो काम करता है, या डीआरडीओ के अंतर्गत कार्य करने वाली एक लेबोरेटरी है दरअसल में कायरो। तो ये आप जरूर याद रखेंगे जितनी चीज मैंने मार्क करी थी। अब इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ आप देखें और आपको क्लियर हो जाने चाहिए। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी, ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब विकसित किया? ये है पोर्टल ai.gov.in, विकसित किया था सितंबर 2020 में। तो ये आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा वन लाइनर फैक्ट है कि सितंबर 2020 में एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक पोर्टल लाया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसके जस्ट बाद एक व्यक्ति का नाम आप देख रहे हैं, विनय कुमार, ये सीईओ हैं और ये सीईओ हैं दरअसल में arya.ai। तो arya.ai दरअसल में एक साइट है, और इस साइट की हेल्प से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो मशीनों के अंदर डालकर मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है। जैसे ये पेन है, ये एक मशीन है ना, इसके अंदर क्या कुछ ऐसा खुरापात करके इसके अंदर मशीनी लैंग्वेज डालकर, इसके अंदर ट्रांजिस्टर आईसी चिप डालकर, क्या इस नॉर्मल मशीन को जिसका अपना अभी कोई आईक्यू नहीं है, क्या इसको इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है? ठीक है। तो दरअसल में ये जो विनय कुमार बंदा है, याद रखेंगे, ये विनय कुमार जो बंदा है इसने arya.ai बनाया था, और arya.ai में जो मशीनें हैं उनके अंदर एआई टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। ये दरअसल में इनका मेन मकसद है। अब इसके जस्ट बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप याद रखना है। सॉफ्टवेयर एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ये आप याद रखेंगे। एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट ब्रेन वेव। और ये प्रोजेक्ट ब्रेन वेव जो है ये आप याद रखेंगे इस चीज पर बेस है, FPGA। सबसे पहले आपको FPGA का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो FPGA का फुल फॉर्म ये लिखा है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेस। इसमें क्या होता है
जनरली जो कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर में क्या यूज होते हैं, आप खुद देख लीजिए, सीपीयू यूज होते हैं। लेकिन यदि आप ये FPGA इस चिप को या इस सिस्टम को यदि आप कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, अब इसी चीज को यहां देखिए, ये आपको दरअसल में कंप्यूटर दिख रहा होगा, तो कंप्यूटर के अंदर यदि आपने FPGA दरअसल में ये सिस्टम यदि अप्लाई कर दिया, तो इस सिस्टम को पाकर या इस चीज को पाकर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है फिर वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर FPGA टेक्निक को डालकर कंप्यूटरों को या मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है। तो यही है प्रोजेक्ट ब्रेन वेव, और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। याद रहेगा ये चीज ऐसा। अब सामने आप एक व्यक्ति का इमेज देख रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है आप सभी इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका नाम है कपिल देव, और कपिल देव ने भी अपना जो रुपया पैसा है वो एक AI टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने वाली कंपनी है जिसका नाम है हार्मोनाइजर इंडिया, इस पर दरअसल में लगाया है। तो दरअसल में ये जो व्यक्ति है कपिल देव, इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है हार्मोनाइजर इंडिया, इसमें दरअसल में निवेश किया है, जिस वजह से काफी लाइमलाइट में भी है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने भी यात्रियों को उनके सवालों का जवाब देने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड पर या अपने प्लेटफॉर्म सिस्टम पर एक चैट बोर्ड यूज किया था शुरू, जिसका नाम है आस्क दीक्षा। तो आस्क दीक्षा जो है, इससे आप कुछ भी चीज पूछ सकते थे कि मेरी ट्रेन कब आएगी, कितनी लेट है ना, रिजर्वेशन कैसे होगा, मतलब जो भी आपकी क्वेरी है आप आस्क दीक्षा जो चैट बोर्ड है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, AICT की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा। और फिर आप इससे जाकर, इस चैट बोर्ड से जाकर आपके माइंडसेट में जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अंग्रेजी में 2017 में ये शुरू किया गया था, याद रखिएगा, लेकिन अब इसका हिंदी संस्करण भी अवेलेबल हो चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आस्क दीक्षा चैट बोर्ड किसने बनाया था? इंडियन रेलवे ने बनाया था, लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AI टेक्नोलॉजी से हो सकते हैं उसको मैंने यहां एकदम सिंपल तरीके से लिख दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पढ़ने हैं और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कैसे? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपकी मदद करता हूं और आपको बताता हूं कि AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला IIT नई दिल्ली, अच्छे से देख लीजिए, IIT नई दिल्ली ने स्कूलों में AI टेक्नोलॉजी को शुरू करने की बात कही है। ये पहला क्वेश्चन कि स्कूलों में AI टेक्नोलॉजी लाने की बात किसने कही? याद रखेंगे, IIT दिल्ली ने। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं IIT हैदराबाद की, तो उन्होंने AI टेक्नोलॉजी में अब ग्रेजुएशन BTech शुरू कर दिया है, और ऐसा करने वाला वो इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट भी बना है। बेंगलुरु वो शहर है जिसको हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र बहुत अग्रणी है यहां पर। तो यहीं पर AI टेक्नोलॉजी का आधारभूत खाका भी तैयार होगा, या सिस्टमों के अंदर AI टेक्नोलॉजी को यहां यूज किया जाएगा। तेलंगाना दरअसल में पहली सरकार है जिसने 2020, हालांकि ये टाइम कोरोना का था, उसके बावजूद भी AI टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया, क्योंकि मशीनों में इंटेलिजेंस ही डालकर इंसानों के काम को ही फाइनली आसान बनाया जाएगा भाई, ये है सच्चाई। CBSE क्लास 11th ने, एक कंपनी है जो कंप्यूटर प्रिपेयर करती है, आपने नाम भी सुना होगा, इंटेल, इसके साथ एक समझौता किया है। CBSE क्लास 11th ने इंटेल के साथ एक समझौता किया है कि स्टूडेंट की समझ को बेहतर करने के लिए AI टेक्नोलॉजी जो है अब उसको एजुकेशन में हम यूज करें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस संस्था ने इंटेल के साथ मिलकर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया है? तो CBSE क्लास 11th। इसी तरह से संयुक्त अरब अमीरात ने AI यूनिवर्सिटी ओपन करी है।
अगर मैं बात करूं आगे तो बहुत सारे एआई प्रोजेक्ट हैं जो वो दुनिया के बहुत सारे देश अपने अपने यहाँ पर संचालित कर रहे हैं मशीनों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए। इसमें ब्रिटेन का एक एलवी प्रोजेक्ट है, इसी में यूरोपीय संघ का पहला एलवी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्प्रेट, और माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रेन वेव प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च किया। और मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप एक चिप लगा देते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और वो चिप कौन सी है, एक बार फिर से देख लीजिए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेस। तो ये चीज यदि आप अपने सिस्टम में इनबिल्ट कर देते हैं तो मशीनें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, इंटेलिजेंट हो जाती हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, एक व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, राजीव कुमार, है ना। राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के दरअसल में हेड है, और नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। तो राजीव कुमार की अध्यक्षता में ही कहा गया है कि जो नीति आयोग है उसने इंटेल, ये कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलकर एआई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया है। और इन दोनों ने मिलकर, इंटेल ने मिलकर टीआईएफआर के साथ में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको कहते हैं एआई फॉर ऑल। और एआई फॉर ऑल जो प्रोग्राम है इसकी शुरुआत होती है साल 2018 से। तो एआई फॉर ऑल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए बराबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए है। ये नीति आयोग जो सरकार का थिंक टैंक होता है, मतलब सरकार के विकास के लिए जो बहुत सारी नीतियां संचालित कराता है, बनवाता है, वही नीति आयोग जो सरकार का थिंक टैंक कहलाता है। इसने इंटेल और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ मिलकर ही इस प्रोग्राम की आधारशिला रखी है, एआई फॉर ऑल। और एआई फॉर ऑल प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है, 2017 से कि 18 से, अच्छे से देख लीजिए, 2018 से। यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों ने अक्सर करके एक सीरियल देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आज आप देख लीजिएगा, मैं कुछ भी कर सकती हूं। तो मैं कुछ भी कर सकती हूं टीवी सीरियल जो है, इस टीवी सीरियल ने एक चैटबोर्ड बनाया है अपने व्यूअर से बातचीत करने के लिए, उसका नाम है स्नेहा चैटबोर्ड। और स्नेहा चैटबोर्ड की हेल्प से स्पेशली जो एडोसेंट गर्ल होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, है ना, काफी कम उम्र की होती हैं, स्पेशली 18 से कम की होती हैं, उनके दिमाग में अगर बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे उनके हेल्थ को लेकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, उनकी फिजिकल प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी तरह की एडोसेंट गर्ल में यदि कोई भी प्रॉब्लम है या उनके माइंड में कुछ भी क्यूरियोसिटी है जिसको वो जानना चाहती हैं, तो बिल्कुल वो एक फॉर्म होता है छोटा सा जिसमें यूजर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये भर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो स्नेहा चैटबोर्ड से बात कर सकते हैं और वो उनको एकदम सही इंफॉर्मेशन देगा उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि स्नेहा चैटबोर्ड जो है, इसको लंदन की एक कंपनी है जिसका नाम है एआई फॉर गुड ने बनाया था। स्पेशली जिसको मैं टीनेजर बोल रहा हूं वही एडोसेंट गर्ल है, 18 से पहले की एज की बच्चियां जो हैं, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दरअसल में इसको बनाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि स्नेहा चैटबोर्ड को किसने बनाया था और किसके द्वारा बनवाया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, एक मूवी थी जिस मूवी के बाद दरअसल में रोबोट और एआई टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी इंसानों के दिमाग में आनी समझ में हुई, वही मूवी है रोबोट। तो रोबोट मूवी में सोचने समझने की क्षमता रजनीकांत शुरू में डालते हैं अपने रोबोट चिट्टी के अंदर, तो फिर वो रोबोट इंटेलिजेंट रोबोट हो जाता है। लेकिन जिस दिन फिल्म के आधे हाफ में आपने देखा होगा कि जब रजनीकांत अपने रोबोट के अंदर इमोशंस डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है वो वाला जब वो इमोशंस डालते हैं, तो यदि मानवीय भावना यदि मशीन के अंदर आ जाएं और मानवीय भावना यदि मशीन के अंदर आ जाएंगी और मशीनें भी मानवीय भावनाओं को अपने अंदर आत्मसात करके, फिर मशीनें भी गुस्सा होंगी, फिर मशीनें भी क्रुद्ध होंगी, मशीनें भी फिर छल कपट करेंगी, मशीनें भी, मतलब सारी ह्यूमन एक्टिविटी जो मनुष्य के मनोभाव होते हैं वही सभी मनुष्य के मनोभाव मशीनें भी प्रदर्शित करेंगी। इसी को कहते हैं ब्रेन थ्योरी सिद्धांत।
मतलब ब्रेन थ्योरी सिद्धांत में मशीनों के अंदर, सॉरी, इंटेलिजेंट मशीनों के अंदर हमको क्या डालना है, इमोशंस डालने हैं, और ये सब संभव होगा ब्रेन थ्योरी सिद्धांत से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन थ्योरी सिद्धांत का मकसद होता है मशीनों के अंदर कौन सी चीज डालकर, मानवीय भावनाएं डालकर। एक सिंपल सी चीज, जो चीज ऑलरेडी आपको दिख रही है सिर्फ आपको उसी चीज को देख लेना है और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। एआई पर आधारित विश्व का एक सम्मेलन हुआ जिसे कहते हैं कोग एक्स, और कॉग एक्स जो है ये लंदन में हुआ था। ये एक फेस्टिवल है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में जो टेक्नोलॉजियां तेजी से बढ़ रही हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कॉग एक्स दरअसल में एक सम्मेलन है जो एआई टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी होता है। हाँ, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रेस। जब कोरोना के टाइम पर आप अपने घरों में बंद थे तब दरअसल में 6 तारीख से लेकर, यहां देखिए डेट भी लिखी होगी, सॉरी 5 तारीख से 9 तारीख 2020 तक एक पर्टिकुलर टाइम होता था, 7 बजे से लेकर 9 बजे ये टाइम होता था। इस टाइम पे दुनिया के सभी देशों के जो मशीन बनाने वाली कंपनियां होती थी उनके जानकार वर्चुअल लेवल पर जुड़ते थे। जैसे आपने गूगल मीट पे कभी ना कभी जुड़कर लेक्चर लिया होगा, है ना, या तो आपने गूगल मीट पर यदि नहीं लिया होगा तो फिर आपने जूम पर कभी ना कभी लिया होगा। तो इसी तरह से आप ग्रुपिंग सिस्टम के जरिए वर्चुअल लेवल पर आपस में जुड़कर बातचीतें कर सकते थे। तो रेस कोरोना के टाइम पे एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए किया गया सबसे पहली वर्चुअल समिट थी। जब भी मैं वर्चुअल बोलूं इसका मतलब है इंटरनेट की दुनिया में। तो इंटरनेट की दुनिया में गूगल मीट के जरिए या जूम के जरिए सभी देशों के, दुनिया के सभी मशीन बनाने वाले या इलेक्ट्रॉनिकी के जानकार आपस में जुड़ते और किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए एक सम्मेलन किया गया। और ये सम्मेलन हुआ 2020 में जिसे कहते हैं राइस। तो राइस सम्मेलन का मेन मकसद एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना था। तो इस तरह से हमारा यहाँ ये जो टॉपिक है एआई टेक्नोलॉजी ये पूरी तरह से होता है कंप्लीट। जितने भी फैक्ट हमने देखे वो सब प्रिलिमिनरी के हिसाब से देखे, है ना। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।